टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि बिंदु अगर बाहर है तो हम एक वर्त पर दो स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। बिंदु यदि वर्त की परिधि पर या वर्त पर स्थित है तो हम एक स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। बिंदु यदि वर्त के अंदर स्थित है यानी वर्त में स्थित है तो हम कोई भी स्पर्श रेखा की रचना नहीं कर सकते। अब ऐसा पूछा जाए कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है तो हमारा जवाब होगा अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, क्योंकि यदि उस कंडीशन देता है तो उस हिसाब से बताना है। कंडीशन कैसे देगा कि बिंदु बाहर है, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, या वर्त पर स्थित बिंदु से या वर्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछे कि एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है या कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो आपका आंसर क्या होगा? अनंत होगा। एक वर्त होता है उसकी अधिकतम यानी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा होती है? तो समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है बेटा? 2 होती है। अब अपन बात करेंगे हमारी जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है 13.1। ये जो प्रमेय है ये हमारे सभी क्वेश्चनों में काम में आएगी लगभग। तो प्रमेय को जब सरल किया जाता है तो 4 बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे हम किसी हिंदी में व्याख्या करते हैं तो उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष आदि लिखते हैं उसमें। उसी प्रकार से जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है उन सिद्ध करने वाले प्रश्नों में भी हमें 4 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात कि क्या दिया हुआ है, दूसरा सिद्ध क्या करना है, तीसरा उत्पत्ति, और चौथा 3 ही करना होता है बेटा। चौथा अगर उसमें प्रश्न में यदि कोई रचना हो रही है तो उसमें रचना करनी होती है। बात करें प्रश्न की तो प्रश्न क्या कहता है? सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो इन प्रश्नों में को अपन को ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना ध्यान से? क्योंकि इस हिंदी वाली लाइन में दिया हुआ भी है हमें और जो सिद्ध करना है वो भी इसमें दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए वर्त के, सिद्ध कीजिए वर्त के। अब इसका मतलब क्या होगा? वर्त है हमारे पास में तो एक वर्त बना लेते हैं। और ये इस वर्त का क्या हो गया? केंद्र। वर्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वर्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब वर्त के बिंदु पर खींची गई है यानी वो कहाँ पे होगी? परिधि पर होगी। नहीं ऐसे लिखा होता वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु नहीं दिया हुआ है तो अंदर तो अपन स्पर्श रेखा की रचना कर ही नहीं सकते। अगर बिंदु अंदर हो तो बिंदु कहाँ होगा? वर्त की परिधि पर। तो यहाँ बिंदु ले लिया हमने P। वर्त के किसी बिंदु पर, तो वर्त का कोई बिंदु ले लिया हमने क्या? P। खींची गई स्पर्श रेखा, तो इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करो। और इस स्पर्श रेखा का नाम हमने क्या दे दिया? AB। यहां ये क्या कर रही है? AB। इसलिए P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। स्पर्श रेखा उस बिंदु को, उस बिंदु से कौन से जहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा, उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा खींचो। तो खींची जहां से स्पर्श रेखा खींची गई है यानी P बिंदु से केंद्र से मिलाने वाली रेखा। फिर देखो कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या ही हुई OP। OP जो है वो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है तो ये क्या हो गई? त्रिज्या। त्रिज्या पर लंब होती है यानी ये जो AB है ये इस OP पर क्या होती है? लंब होती है।
करते हैं बात की क्या दिया हुआ है। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक डस्टर है और एक चौक है, सिद्ध कीजिए कि डस्टर चौक पर लंब है। तो सीधी सी बात है, सिद्ध करना है, दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास में डस्टर भी होना चाहिए और चौक भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिर मैं इसके ऊपर बता दूंगा कि ये इसके ऊपर क्या है, लंब है। तो ये क्या करवाना चाहता है, ये कहता है कि ये स्पर्श रेखा है वो इस त्रिज्या पर लंब है। तो हमारे पास में सीधी सी बात है, स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए और त्रिज्या भी होनी चाहिए। और त्रिज्या होगी कब, जब हमारा वर्त होगा। तो दिया हुआ क्या है, एक वर्त जिसका केंद्र O है, एक वर्त जिसका केंद्र O है, वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है, AB। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, AB स्पर्श रेखा, AB स्पर्श रेखा वर्त को P पर स्पर्श करती है। ये बात हमें दी हुई है कि एक वर्त है और उस वर्त का केंद्र जो है वो क्या है बेटा, O है। वर्त का केंद्र क्या है, O है। अब जो AB स्पर्श रेखा है वो इस वर्त को कहां पर स्पर्श करती है, P पर स्पर्श करती है। पहली बात होगी। दूसरी बात, सिद्ध करना है, मतलब क्या करवाना चाहता है। तो जो भी हिंदी वाला कथन होता है, उस हिंदी वाले कथन में जो आखिरी में दिया हुआ होता है वो हमें सिद्ध करना होता है। तो देखो, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ये सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा है, इस पर ये त्रिज्या क्या है, लंब है। स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो बात करते हैं OP। OP का मतलब क्या हुआ, O से P के बीच की दूरी और O से P के मध्य की जो दूरी है वो हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। स्पर्श रेखा पर लंब है तो ये होता है हमारा लंब का चिन्ह। ये क्या होता है, लंब का चिन्ह, उल्टा टिक्की जैसा। यानी इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बना रही है OP। किस पर बना रही है, AB पर बना रही है। ये हमें सिद्ध करना है। अगर किसी प्रश्न में रचना करनी है तो रचना का पॉइंट, रचना का क्या लेंगे, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु R लिया, OR को मिला। रचना याद रखनी पड़ेगी आपको कि जो ये AB स्पर्श रेखा है इस पर और कोई दूसरा बिंदु ले लिया, कौन सा, R, और इस R को किससे मिला दिया, O से मिला दिया। इस R को किससे मिला दिया, O से मिला दिया। अब हल करते हैं। हल करते हैं तो हल करने से पहली पहले ये जानना पड़ेगा कि कोई भी रेखा है और उस रेखा पर किसी बिंदु से खींचा गया जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है। कोई भी रेखा है और उस रेखा पर किसी बिंदु से खींचा गया सबसे छोटा रेखाखंड, सबसे छोटा रेखाखंड है, वो उस पर क्या होता है, लंब होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि कोई भी रेखा है, ये कोई रेखा है
और इस रेखा पर किसी बिंदु से खींचा गया सबसे छोटा रेखाखंड, ये देखो इस पे मैंने बहुत सारे रेखाखंड खींचे हैं, लेकिन जो रेखाखंड सबसे छोटा होगा वो इस पर क्या होगा, लंब होगा। तो हमें ए बी पर क्या लंब बताना है, ओपी लंब बताना है। ओपी क्या है, इस ए बी पर लंब है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यदि आप इस ओपी को सबसे छोटा बता देते हो, इस ओपी को सबसे छोटा बता देते हो, तो ये ओपी ए बी पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बात करते हैं आगे की। तो देखो जो बिंदु आर है, जो बिंदु आर है, वो बिंदु आर कहाँ है बेटा, जो बिंदु आर है वो कहाँ है, वर्त के बाहर स्थित है, वर्त के बाहर स्थित है। और P है वो कहाँ है, वर्त पर स्थित है, वर्त पर स्थित है। तो देखो चूंकि बिंदु आर, चूंकि बिंदु आर वर्त के बाहर स्थित है, ठीक है। तो ये जो OR है, ये दूरी त्रिज्या से बड़ी होगी। मैंने आपको जब कल पर बताया था कि बिंदु यदि बाहर स्थित हो तो जो D का मान है वो बड़ा होगा किससे, R से बड़ा होगा। तो ये OP क्या है, एक तरह से R ही है, त्रिज्या ही है। तो OR है वो बड़ी होगी किससे, OP से। तो यहां लिख देता हूं OR है बड़ी होगी किससे, OP से। नहीं समझ में आया कि बिंदु R है, सीधा सा देख लो, R बिंदु है वो कहाँ है, वर्त के बाहर। और बाहर यदि कोई बिंदु हो तो उसकी केंद्र से दूरी हमेशा त्रिज्या से बड़ी होती है। तो यहाँ त्रिज्या क्या है, OP है, तो OR है वो बड़ी होगी किससे, OP से। यह है सर्वदा या सदैव, सत्य हो, यह सदैव ही सर्वदा ही क्या होगा, सत्य होगा। अगर कोई बिंदु ले लो आप, यहां और कोई बिंदु ले लिया, जैसे आपने S ले लिया, S को मिलाओ, यहां T ले लिया, T को मिलाओ, यहां Q ले लिया, Q को मिलाओ, मिला दिया। तो P बिंदु तो कहाँ है, वर्त की परिधि पर। Q कहाँ आएगा, बाहर। R कहाँ आएगा, बाहर। S बाहर, T बाहर, और भी कोई बिंदु लोगे तो वो कहाँ आएंगे, बाहर। तो ये सारी जो दूरियां है, OQ की दूरी है वो भी किससे बड़ी होगी, OP से, क्योंकि बिंदु बाहर है। और जब बिंदु बाहर हो तो मैंने कंडीशन बताई थी, आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि यहाँ कोई बिंदु P लिया और ये इसका केंद्र, तो ये OP दूरी है, यानी इसको हमने D दर्शाया था, वो इस त्रिज्या R से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो P बिंदु तो वर्त की परिधि पर है, तो OP तो क्या हो गई, वर्त की त्रिज्या हो गई। Q बिंदु कहाँ है, वर्त के बाहर, तो ये OQ है वो त्रिज्या से क्या होगा, बड़ा, और त्रिज्या क्या है, OQ, तो OQ है वो बड़ा होगा OP से। OR, R कहाँ है, वर्त के बाहर, तो OR भी बड़ा होगा किससे, OP से, तो OR भी बड़ा हो गया OP से। AB पर अन्य कोई भी बिंदु लेने पर, AB पर अन्य कोई भी बिंदु ले लो, Q लिया, S लिया, T लिया, R लिया, तो यह हमेशा ही क्या होगा, सत्य होगा, यह सर्वदा ही क्या होगा, सत्य होगा। अब मेरे को बताओ कि ये हमेशा ही, अगर इस पे कोई बिंदु लेते हो, इधर ले लो चाहे इधर लो, इधर लोगे तो भी कहाँ आएगा, बाहर ही आएगा, ऐसे बाहर ही आएगा।
तो यहाँ कोई भी बिंदु ले आप, तो भी वो बिंदु कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। बाहर आएंगे तो उनकी केंद्र से दूरी है वो ओपी से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। इसका मतलब ओपी क्या हो गया, सबसे छोटा रेखाखंड हो गया। अतः ओपी सबसे छोटा रेखाखंड होगा। अतः ओपी क्या होगा, सबसे छोटा रेखाखंड होगा। और अभी अभी मैंने बताया था कि जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है वह उस भुजा पर क्या होता है, लंब होता है। तो ओपी सबसे छोटा है, इसलिए ओपी है वो लंब हो जाएगा किस पर, ए बी पर। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये प्रश्न आपका हो गया। एक बार और देखते हैं इसी को। प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। या इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी हम कह सकते हैं, सिद्ध कीजिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सिद्ध कीजिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है जी। क्या है, लंब है। तो उस अब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है तो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, देखो त्रिज्या कब होगी, जब हमारे पास में वर्त होगा। और स्पर्श रेखा भी कब होगी, जब हमारे पास में वर्त होगा। तो हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि एक वर्त जिसका केंद्र क्या है ओ। ये सभी प्रश्नों में सिद्ध करने वाले लगभग प्रश्नों में ये आएगा, क्योंकि प्रश्नावली का नाम क्या है, वर्त एवं स्पर्श रेखा। तो वर्त के बारे में बात करेगा और वर्त के बारे में बात करेगा, तो वर्त हमें दिया हुआ आएगा। फिर इसने कहा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, तो अपने पास में स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए। तो मैंने लिखा ए बी स्पर्श रेखा है, वर्त को पी पर स्पर्श करती है। ये जानकारी हमारे पास में अवेलेबल है। सिद्ध क्या करना है, तो इसका सारांश अगर करना चाहे तो इसका सिद्ध करने का मतलब ये क्या करवाना चाहता है, ये करवाना चाहता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिज्या तो क्या है, ओपी, स्पर्श रेखा क्या है, ए बी। त्रिज्या क्या है, ओपी, स्पर्श रेखा क्या है, ए बी। तो ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। ये हमें सिद्ध करना है। रचना का याद रखना है। अब लंब सिद्ध करना है तो रचना का कैसे याद रहे कि रचना यही करनी है। तो सीधी सी बात है बेटा कि कोई भी रेखा खंड है और उस रेखाखंड पर किसी बिंदु से रेखाखंड खींचे जा रहे हैं। तो जो सबसे छोटा रेखाखंड होगा, जो सबसे छोटा रेखाखंड होगा वो क्या होगा, लंब होगा। वो क्या होगा बेटा, लंब होगा। अब मेरे हाथ में दो चौक है बेटा, आपको बताना है कि कौन सी चौक बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं आपको ये दिखा दूं चौक, तो आप बता सकते हो कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब पता लग गया कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो किसी को छोटा सिद्ध करने के लिए हमारे पास में दूसरा भी होना चाहिए। जैसे मान लो मैं अकेला हूं, मेरे घर में मैं अकेला हूं, तो मेरी तुलना करने के लिए कोई एक और होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मान लो किसी एक पिता के दो संतान हैं, तो कहेंगे कि ये तो इंटेलिजेंट है और ये थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। अगर संतान एक ही हो तो हम कह सकते हैं क्या ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं कह सकते। तो किसी की भी यदि तुलना करनी हो तो हमारे पास में दो चीजें तो होनी चाहिए। तो ओपी को क्या करना है, छोटा सिद्ध करना है। तो ओपी को छोटा सिद्ध करने के लिए एक दूसरी रेखा और अपने पास में होनी चाहिए। तो हमने इसे एबी पर कौन सा बिंदु लिया, आर लिया, और ओ को आर से मिला दिया। स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु, स्पर्श रेखा का मतलब ए बी पर अन्य बिंदु आर लिया और ओ आर को हमने क्या कर दिया बेटा, मिला दिया। सिद्ध करते हैं। रचना जो की है वो हमने क्या किया है कि बिंदु क्या लिया, इस पर आर लिया। बिंदु क्या लिया, इस पर आर लिया। इनको मिटा दो, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाए हैं, आपको एक ही बनाना है अपना आर।
इस पर कौन सा बिंदु लिया आर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि आर बिंदु है वो वृत्त के कहाँ स्थित है, बाहर। चूंकि बिंदु आर है वो वृत्त के कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। और बाहर वाली जो दूरी होती है वो त्रिज्या से क्या होती है, बड़ी होती है। अपन ने कल की क्लास में किया था। तो ओ आर है वो बड़ी हो जाएगी किससे, ओपी से। तो ओ आर बड़ी हो गई ओपी से। ए बी पर अन्य कोई भी बिंदु लेने पर, यहाँ कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं भी ले लो, तो उसकी जो दूरी है वो ओपी से हमेशा क्या होगी, बड़ी। तो ए बी पर अन्य कोई बिंदु लेने पर यह सर्वदा सत्य होता है। कि क्या सत्य होता है कि जो रेखाखंड है, बाहर अगर कोई बिंदु लेते हैं उसको केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है वो हमेशा ही त्रिज्या से बड़ी होगी, यानी ओपी से बड़ी होगी। अतः ओपी, इसका मतलब क्या हुआ, ओपी सबसे छोटा रेखाखंड हो गया। और मैंने बताया कि जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है वो लंब होता है। तो ओपी लंब हो गया किस पर, ए बी पर। और यही हमें सिद्ध करना था। अगली पर में अपनी नेक्स्ट क्लास